तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि जो अभिक्रिया वेग है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, उनके मान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वेग में क्या परिवर्तन होंगे, इसी को स्पष्ट करेंगे हम इस टॉपिक में। तो देखो, पहला जो कारक है वो है अभिकारक सांद्रता। ओके, तो देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बिना अभिकारक के नहीं हो सकती। तो इस आधार पर यह देखा गया कि जो अभिक्रिया का वेग है और जो अभिकारक की सांद्रता है, उनके मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया गया है, और इस संबंध को बोला जाता है दर समीकरण। समझ गए ना? तो ये जो समीकरण है, दर समीकरण, ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया समीकरण है कि अभिक्रिया वेग अभिकारक पर किस तरह निर्भर करता है, और उस अभिकारक की सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो वेग में कितना परिवर्तन होगा। यही एक मात्रात्मक संबंध दिया गया है अभिक्रिया वेग और अभिकारक की सांद्रता पे। यहां पर जो मैंने आर ऐसा लिया है, यह है अभिकारक सांद्रता। ठीक है, और एन है अभिक्रिया की कोटि। मींस ये एक नंबर है, एक संख्या होती है, और ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया टर्म है कि हम अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो वेग में कितना गुना परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस बेस पर प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया अभिकारक की सांद्रताओं को परिवर्तित करके वेग में परिवर्तन को मेजर किया जाता है, इनका अनुपात निकाला जाता है, और इस अनुपात से एन की वैल्यू निकलती है, और वो वैल्यू जो है यहां पर रखी गई है। इसीलिए यहां पर एन एक कोटि है और ये एक प्रायोगिक दर समीकरण है। तो इस सांद्रता का जो प्रभाव है हमें अभिक्रिया वेग पर, हम इस समीकरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, जैसे यदि लिखा है कि विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक समान हो। यहां पर जो के है इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। में आगे इसको डिफाइन किया है पूरा, ये होता क्या है अभी आप यहां ध्यान रखें। वेग स्थिरांक भी एक वेग ही है, ठीक है, और ये भी न्यूमेरिकली होता है। तो हम ये मान लें कि विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं हैं, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक समान है। ठीक है, के का मान बिल्कुल सभी विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, हम ऐसा कहें कि विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक अगर समान मान लें, और पहली कंडीशन लें कि जो अभिकारक सांद्रता है 1 मोल पर लीटर कर दें। ठीक है, तो देखो शून्य कोटि में अगर हम रखें वैल्यू, एन की वैल्यू 0, तो R इक्वल टू के 1 का पावर 0 मीन्स R इक्वल टू के आ जाएगा। मतलब अभिक्रिया का जो वेग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग R0 है, वो वेग स्थिरांक के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्रथम कोटि में चले जाएं, एन की वैल्यू 1 रखें, लेकिन अभिकारक सांद्रता वही हमें रखनी है 1 मोल पर लीटर, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं जो अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर आएगा। ऐसे द्वितीय कोटि ले लें आप, चाहे तृतीय कोटि ले लें, आप देखोगे कि जो वेग है अभिक्रिया का वेग, अगर विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक समान मान लें और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल पर लीटर ले लें, तो ध्यान रखें विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग बिल्कुल समान आएंगे। ये अभिकारक की मतलब अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करेंगे। एक दूसरा है कि अगर मान लो अभिकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर से ज्यादा है, सपोज हम ये मान लें कि ये है 10 मोल पर लीटर, तो यहां सीधा सा याद रखना है कि जो वेग होगा वो समानुपाती होगा कोटि के। मींस जिसकी कोटि ज्यादा होगी जिस अभिक्रिया की, उसके लिए वेग इतनी ही सांद्रता में 10 मोल पर लीटर अगर हम सभी अभिक्रियाओं में रख दें कोटि में, तो जहां कोटि ज्यादा होगी वहां वेग ज्यादा आएगा। देखो ऐसे समझे, अगर हम शून्य कोटि की लें तो k इंटू 10 का पावर 0 लगेगा, तो R इक्वल टू के के बराबर आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए, k 10 की पावर 1, तो आप देख रहे हैं जो वेग है वो 10k के बराबर है। मतलब जितना भी वेग स्थिरांक है उससे 10 गुना, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन से 10 गुना ज्यादा हो गया।
फिर अगर हम R2 में चले जाएं तो आप देख रहे हैं कि पावर 2 लग जाएगी 10 की, तो 100 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी अभिक्रिया, मतलब विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं दी गई हैं आपको, क्वेश्चन में लिखा है कि इनके वेग स्थिरांक समान है, अगर लिखा है अभिकारक सांद्रता 1 मोल पर लीटर से ज्यादा है, तो ध्यान रखें कि वेग का ऑर्डर आपसे पूछा गया है, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे R समानुपाती N, मींस जहां N ज्यादा वहां वेग ज्यादा, फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर से ज्यादा थर्ड ऑर्डर, तीसरे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई, क्लियर हुई। अब तीसरी कंडीशन और बचती है बच्चों की, अगर अभिकारक सांद्रता लेस देन 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर से कम है, तो ये बिल्कुल उल्टा रिलेशन हो जाएगा, वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि के व्युत्क्रमानुपाती दिखेगा आपको वेग। ठीक है, सपोज हम ये मान लें कि अभिकारक सांद्रता 1/10 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। तो अब देखो यहां पे अगर मैं रखूं जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ये हो जाएगा R नॉट इक्वल टू के 1/10 का पावर जीरो, मीन्स R नॉट इक्वल टू के, मतलब अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो गया ना। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में चले जाए तो 1/10 हो रहा है, आप देख रहे हैं, मतलब 0.1 के आ रहा है, वही वेग स्थिरांक अगर समान है तो। और अगर हम थर्ड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में चले जाएं तो और भी कम हो गया, ये देखो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर अभिकारक सांद्रता 1 मोल पर लीटर से कम है तो वेग कोटि के व्युत्क्रमानुपाती लेना है, 1 मोल पर लीटर से ज्यादा है तो वेग कोटि के समानुपाती लेना है, और अगर 1 मोल पर लीटर ही है तो वेग, ठीक है, क्या होगा, कोटि से मुक्त होगा। सभी कोटि की अभिक्रियाओं का वेग बिल्कुल समान आएगा। ये नियम तभी लगेगा जब समस्त कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक समान लेके पूछे गए। बात क्लियर है? तो ये था हमारा पहला घटक, कारक सांद्रता, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया वेग पर, वो बताया, है ना। तो यहां पर लिखा है, और आगे देखो आपकी, अब मान लिया जाए कि एक पर्टिकुलर आपको ऑर्डर बता दी गई है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अभिकारक सांद्रता दुगनी करते हैं तो वेग में कितना गुना परिवर्तन होगा। तो मैंने ये एक पॉइंट लिख दिया है कि किसी n कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रता में m गुना मतलब 2 गुना, m की वैल्यू 2 रखें, m की वैल्यू 3 रखें, इस तरह से m गुना परिवर्तन किया जाता है, तो अभिक्रिया वेग m की पावर n गुना बढ़ेगा। बात समझ गए ना, कि जो भी n यहां पर कोटि है तो और m गुना परिवर्तन किया गया है तो वेग में परिवर्तन होगा m की पावर n। माना कि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है R1, ठीक है, और तथा सांद्रता में m गुना परिवर्तन के पश्चात जो वेग है वो मान लो R2 है, तो R1 इक्वल टू आपने लिखा k R की पावर n, ठीक है, और बढ़े तो R2 इक्वल टू हम यहां लिख ले, फिर हमने लिखा है कि m गुना परिवर्तन कर दिया तो वेग हो गया R2, तो यहां पे लिखा है मैंने R2 इक्वल टू k m R की पावर n, तो R2 इक्वल टू k R की पावर n, यहां से ये निकाल लो, इंटू m की पावर n। तो आप देख रहे हैं कि R2 इक्वल टू हो गया R1 इंटू m की पावर n। मतलब अगर हम यहां कहें कि हमें कोटि पता है अभिक्रिया की और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है, आपको बता दिया गया है, तो बस इससे आप वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। जैसे मानस सांद्रता को 2 गुना किया गया है, मतलब m की वैल्यू हम सब जगह 2 रख रहे हैं। पहले हम शून्य कोटि में देखें तो शून्य कोटि में जो R2 है वो R1 इंटू 2 की पावर 0, मीन्स R2 और R1 बराबर होंगे। जीरो ऑर्डर की अभिक्रियाओं में कितना भी सांद्रता परिवर्तन किया जाए वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बेस पर बिल्कुल आप पहचान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया में अभिकारक आपको 2 दे रखे हैं, A और B, और मान लो एक ही सांद्रता आप बदल रहे हैं B की स्थिर रख के और वेग में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाएं कि उस घटक के सापेक्ष जिसका परिवर्तन कर रहे हो सांद्रता में और वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस घटक के सापेक्ष कोटि शून्य होगी। ओके,
अब मान लो हम प्रथम कोटि की बात करें, n की वैल्यू 1 रख दें और m की वैल्यू 2 रखें, तो आप देख रहे हैं कि R2 इक्वल टू 2R1। इसका मतलब है कि सांद्रता 2 गुना करने पर वेग 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दें तो वेग 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो अगर हम एक ग्राफ लें वेग में और सांद्रता के बीच में, तो एक सरल रेखा बनेगी जिसका ढाल 45 डिग्री पर चलेगा। मतलब जितनी सांद्रता बढ़ाई है आपने, उसी बेस पे वेग बढ़ रहा है। यहां बात क्लियर है। द्वितीय कोटि में चले जाए तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू 2 रख दें, m की वैल्यू 2, तो आप देख रहे हैं कि जो सांद्रता 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है। और अगर आप तृतीय कोटि में चले जाएं तो यही वेग 8 गुना परिवर्तित होता दिखेगा। तो इसमें बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, समझ गए ना, जिसमें आपको एक टेबल सी बनी होती है और उसमें ए, बी और अभिक्रिया का वेग लिखा होता है। ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग। हमें क्या करना है, ए की 3 परिवर्तन दे रखे होंगे, ऐसे बी के 3 सांद्रता परिवर्तन दे रखे होंगे और सामने उनके वेग में परिवर्तन। तो आपको देखना है जहां एक ए या बी की सांद्रता स्थिर हो किसी एक की और दूसरे की परिवर्तित हो रही है, अगर वो सांद्रता 2 गुना परिवर्तन करने पर वेग 2 गुना हो रहा है तो वो प्रथम कोटि को व्यक्त कर रहा है, 4 गुना परिवर्तन दिख रहा है तो द्वितीय कोटि को व्यक्त कर रहा है, और 8 गुना परिवर्तन दिख रहा है तो तृतीय कोटि की, है ना। कोई परिवर्तन नहीं तो जीरो ऑर्डर। डबल करने पर वेग डबल हो रहा है तो प्रथम कोटि, डबल करने पर 4 गुना हो रहा है तो द्वितीय कोटि, 8 गुना हो रहा है तो तृतीय कोटि। इस तरह से आपको पहचानना है अभिक्रिया में घटकों के जो है कोटि। और अगर हम एक ग्राफ की बात करें तो वेग अगर हम शून्य कोटि में लें तो वेग और समय के बीच में ग्राफ लोगे, समय नहीं यहां पर आएगा, वेग और सांद्रता के बीच में अगर हम यहां ग्राफ लें, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। और यहां पर भी हम यहां पर सांद्रता ले लें ऐसे, तो वेग सांद्रता के परिवर्तन से नहीं बदल रहा, मतलब शून्य कोटि। लेकिन अगर आप इनमें देखें प्रथम द्वितीय तृतीय में, तो देखो प्रथम कोटि में जो θ1 आएगा वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि जितनी सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में वेग बढ़ रहा है। θ2 जो होगा या θ3 जो होंगे ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्यों होंगे ऐसा? क्योंकि उनमें जितनी सांद्रता बढ़ाई जा रही है उस रेशो से डबल करने पर आप देख रहे हैं द्वितीय कोटि में 4 गुना हो रहा है, तृतीय कोटि में 8 गुना हो रहा है, तो एकदम स्लोप खड़ा हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ से भी पहचान सकते हैं, ये ठीक है। अब यदि यहां पे एक पॉइंट लिख दिया है कि अभिकारक की सांद्रता बहुत आधिक्य में हो तो यह अभिक्रिया वेग को निर्धारित नहीं करता, अर्थात इस अभिकारक के सापेक्ष कोटि शून्य हो जाती है। कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां ए के मान लो 1 मोल लिखा है और बी का 100 मोल लिखा है, फिर लिखा है बताएं दर समीकरण क्या होगा। तो केवल जिसकी सांद्रता कम है, केवल दर समीकरण में उसी घटक को ही व्यक्त किया जाएगा। जो अधिक में है, बहुत ज्यादा है, उसको हम दर समीकरण में व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उसकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन से वेग में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट। तो देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी चल रही हो और अगर आप उसमें ताप में वृद्धि करते हैं तो वेग हमेशा बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि से बढ़ता है, ये हमेशा होगा। अर्थात समस्त अभिक्रियाएं सक्रिय माध्यक बनने तक ऊष्मा शोषी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणु ऊष्मा को अवशोषित करके सक्रिय हो जाते हैं। एक सक्रियण सिद्धांत दिया गया है कि जब अभिक्रिया चलती है तो अभिकारक सीधा उत्पाद में नहीं बदलता, बल्कि बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनाता है जो ना रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, एक सक्रिय माध्यक है जो कि ना तो अभिकारक की तरह काम करेगा ना उत्पाद, और बहुत अधिक सक्रिय होगा। और वो अणु अभिकारक और उत्पाद के समस्त अणुओं की औसत ऊर्जा से कहीं ज्यादा ऊर्जा रखता है, और वो ऊर्जा कहां से मिलती है? ताप से, और उसको बोला गया है सक्रियण ऊर्जा।
तो जैसे ही हम ताप वृद्धि करते हैं अभिकारक अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है, वो ऊष्मा को अवशोषित करके सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सक्रिय संकर की सांद्रता उच्च हो जाती है और वेग बढ़ जाता है। और ये पाया गया कि अभिक्रिया का तापमान लगभग 10 डिग्री बढ़ाने पर वेग 2 गुना से 3 गुना तक हो जाता है। समझ गए ना? अर्थात ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से सक्रिय संकर की जो सांद्रता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो 2 गुना या 3 गुना तक हो जाती है। इस ताप के प्रभाव को हम तापमान गुणांक से भी व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है तापमान गुणांक TC, तो ये होता है क्या कि KT, मतलब है कि KT डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक जो लिया गया, कोई अभिक्रिया का तापमान दे रखा है T डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर वेग स्थिरांक कितना है। फिर हमने अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ा दिया, अब कितना वेग स्थिरांक है। T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 का मतलब है T डिग्री प्लस 10 डिग्री पर, ठीक है, प्लस 10 पर वेग स्थिरांक का वैल्यू, मतलब आपको यहां 10 ऐसा लिख देना, ये है कि 10 डिग्री आपने और बढ़ा दिया डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री, ठीक है। यहां पर ये बता दूं 10 का मतलब है यहां 10 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है सर, कि 10 डिग्री और बढ़ा दिया, फिर वेग स्थिरांक निकाला, अब कितना आ रहा है, ये अनुपात ही कहलाता है तापमान गुणांक, और इसका जो अनुपात आता है 2 या फिर 3 आता है। अगर किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक आपको दिया गया है, ताप परिवर्तन दिया गया है, तो वेग में कितना परिवर्तन होगा इसको निकालने के लिए संबंध यूज कर सकते हैं। उच्च ताप पर अभिक्रिया वेग V2 मान लें, निम्न ताप पर अभिक्रिया वेग V1 मान लें, इक्वल टू TC का पावर डेल्टा T अपॉन 10। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग या तो 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना। TC अभिक्रिया का तापमान गुणांक है, डेल्टा T उच्च ताप में से निम्न ताप घटा दो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में, डिफरेंस समान आएगा। ठीक है, आप इससे पता लगा सकते हो कि अभिक्रिया वेग कितना गुना बढ़ गया। जैसे देखो एक उदाहरण से बताता हूं, A से B अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग 2 गुना हो जाता है। अब यहां देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब है अभिक्रिया का TC आपको दिया गया है 2। अगर यहां लिखा होता 3 गुना हो रहा है तो TC की वैल्यू लेते आप 3। यदि अभिक्रिया का तापमान 250 डिग्री से 300 डिग्री कर दिया जाए तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो आप पहले डेल्टा T निकालोगे, 300 में से 250 घटा दो, डेल्टा T आ गया 50, TC दे रखा है 2, तो अब आप V2 अपॉन V1 इक्वल टू 2 की पावर 50 अपॉन 10, मतलब 2 की पावर 5 मीन्स 32 गुना वेग बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि अगर अभिक्रिया में अभिकारक तापमान 10 डिग्री बढ़ा दें और उसका TC 2 है तो 50 डिग्री बढ़ाने पर 2 की पावर 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, और सोचो आप 100 डिग्री बढ़ा दें तो 2 की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया में तापमान वृद्धि से वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है आप तापमान गुणांक से स्पष्ट कर सकते हैं, और वैसे भी ताप वृद्धि से वेग में क्या परिवर्तन आएंगे उसको हम आरेनियस समीकरण दिया गया है वहां पर भी डिस्कस करेंगे। सक्रियण ऊर्जा, उसका कैसे मापन किया जाता है ये। फिर हम आते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखो बच्चों, उत्प्रेरक जो होता है मेनली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्प्रेरक केवल, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक केवल स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, मतलब जो एक बार स्टार्ट हो जाए और चलने लगे। ऐसी अभिक्रियाएं जो बार बार स्टार्ट करनी पड़ती हैं उनमें उत्प्रेरक का कोई मतलब नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं और ये इनका वेग बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनका वेग बढ़ा देते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का मार्ग प्रदान करते हैं। मतलब है कि अभिक्रिया जिस ताप पर चलनी थी, है ना, जितनी ऊष्मा मिलती उतने पे चलनी थी, तो ये बाहर से उतनी ऊष्मा ना दी जाए बल्कि हम उत्प्रेरक मिला दें तो अभिक्रिया फिर कम ऊष्मा पर ही चलने लगेगी। मतलब अभिक्रिया जिस ऊष्मा पे चलती, अगर हम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो अभिक्रिया उससे कम ऊष्मा पर ही चलना शुरू कर देगी। अर्थात अभिक्रिया के लिए जितनी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता थी वो बाहर से
नहीं मिल पा रही है उसके बाद भी उत्प्रेरक उसको चला देगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि मान लो आपने उत्प्रेरक नहीं डाला और अभिक्रिया को 100 किलो जूल की एनर्जी की जरूरत है अभिकारक को सक्रिय करने के लिए, ठीक है। तो जब आप 100 किलो जूल दोगे तब अभिक्रिया में सक्रिय संकर बनेगा और अभिक्रिया चलेगी। आपने उत्प्रेरक मिला दिया तो उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर चिपका लेता है और इसमें ऊष्मा निकलती है जिसे हम बोलते हैं अधिशोषण एंथैल्पी। तो वो ऊष्मा प्लस अब 100 किलो जूल चाहिए तो 50 किलो जूल मान लो अधिशोषण एंथैल्पी मिल गई, तो अब बाहर से आपको केवल 50 किलो जूल ही ऊष्मा देनी पड़ेगी और अभिक्रिया चलना शुरू हो जाएगी। तो जहां 100 किलो जूल में चलती वो आप 50 किलो जूल में ही चला रहे हैं, मतलब अभिक्रिया जिस ताप पर संपन्न होती उससे कम ताप पर ही चलना शुरू कर देगी। तो इस तरह से अभिकारक को जो है सक्रिय बना देता है उत्प्रेरक बिना बाहरी ऊष्मा को अवशोषित किए खुद की सतह पर अधिशोषित करके। दूसरा, उनको पास लाता है अभिकारक अणुओं को जिसमें टक्कर बढ़ जाती है और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये लिखा है क्योंकि ये अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का मार्ग प्रदान करते हैं। मींस जितनी देखो सक्रियण ऊर्जा तो उतनी ही है लेकिन ये खुद अपने से उतनी ऊर्जा उसको दे देते हैं अभिकारक अणुओं को, बाकी बाहर से हमें सप्लाई कर देनी पड़ती है। तो प्रेरक केवल अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं किंतु अभिक्रिया की एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, साम्य स्थिरांक आदि के मान में परिवर्तन नहीं करते। अभिक्रिया वेग में उत्प्रेरक द्वारा किया गया परिवर्तन निम्न संबंध से निकाल सकते हैं। log Vc अपॉन log UC VUC इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 2.303 RT। यहां देखो बच्चों Vc क्या है? ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग और VUC का है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में वेग। डेल्टा E है सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कितनी कमी आई और T है अभिक्रिया का तापमान केल्विन। जैसे ये है ग्राफ, तो ये देख रहे हैं आप कि यहां अभिकारक है, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों? अभिकारक। यहां क्या है? ये वाली उत्पाद। मान लो ये है A और B अभिकारक, तो यहां पर ये बन गया A और B, ये क्या बन गया बच्चों? सक्रियत संकर, ठीक है। इस सक्रिय संकर की ऊर्जा उत्पाद से भी ज्यादा है और अभिकारक से। तो ये एक सक्रियण ऊर्जा हो गई उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में। ये इतना पार्ट ये है, हम इसे बोलेंगे U EA UC लिख दूं मान लो अनुपस्थिति में, और ये जो है ये इतना पार्ट यहां पर। तो ये जो डिफरेंस अब ये जो है ये हो जाएगा EA प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा और प्रेरक की अनुपस्थिति में मैं इसको UC और लिख दे रहा हूं और ये है C, मतलब हम यहां पर इस तरह से ले लें EA UC। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ गया ये है डेल्टा EA। तो आप यहां पर डेल्टा HR में कोई चेंज नहीं करता नीचे, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद की संवहन एंथैल्पी तो उतनी ही रहेंगी, केवल यहां पर परिवर्तन दिख रहा है कि अभिक्रिया इतनी ऊष्मा में होती है, अब ये इतनी ऊष्मा में होने लगेगी क्योंकि बाकी जो ऊष्मा इतना अंतर आया ये उत्प्रेरक ने प्रोवाइड करा दी, ठीक है। और इस तरह से अभिक्रिया में परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 2 कैलोरी कम कर दी जाती है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो हम log Vc अपॉन UC इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 2.303 RT ले लें। E की वैल्यू मैंने कैलोरी में है तो किलो कैलोरी, तो कैलोरी में रख दिया। R की वैल्यू कैलोरी में रख दी, ये आया 1.44। आप इसका एंटी लॉग ले लोगे तो ये आएगा 28। मतलब है कि अगर 2 कैलोरी एनर्जी घट गई तो वेग 28 गुना बढ़ गया इस तरह से। तो ये है उत्प्रेरक का प्रभाव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और इसकी डिटेल अभी आप आगे पढ़ोगे इस यूनिट में। उसमें पूरे ग्राफ हैं सबके, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ, ठीक है। तो हम वहां और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखो बच्चों, ये जो कारक है ये केवल कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रभावित होता है। सामान्य अभिक्रियाओं में इसका कोई महत्व नहीं है जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो यहां पर लिखा है अभिक्रिया वेग समानुपाती प्रकाश की तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या। देखो, प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। जितनी ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे प्रकाश उतना ही तीव्र होगा। आइंस्टीन स्टार्क नियम है, एक स्टार्क आइंस्टीन सिद्धांत ये कहता है
कि प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में प्रत्येक अणु, अभिकारक अणु सक्रिय होने के लिए एक फोटोन का अवशोषण करता है। तो सोचो आप कि कोई रासायनिक क्रिया चल रही है, प्रकाश रासायनिक क्रिया, हम उसमें 10 फोटोन डाल रहे हैं, 1 सेकंड में 10 अणु सक्रिय हो रहे हैं। हम 100 फोटोन डाल दें तो 100 अणु सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय अणु बढ़ेंगे तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाना शुरू करोगे तो अभिक्रिया मिश्रण में फोटोन की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी जाना, और ज्यादा विकारक अणु क्या होने लगेंगे, सक्रिय होने लगेंगे, और वेग जो है बढ़ने लगेगा। तो यही रीजन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ेगा। स्टार्क आइंस्टीन नियम के अनुसार आप अभिक्रिया मिश्रण में आपतित फोटोन की संख्या n इक्वल टू विघटित अभिकारक अणुओं की संख्या, या सक्रियत, हम ये कह सकते हैं कि सक्रियत अभिकारक अणुओं की संख्या, इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और एक और बता दूं, ठीक है, अम्ल एवं क्षार का प्रभाव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया का वेग जो होगा समानुपाती होगा माध्यम की अम्लीयता, मतलब है 1/pH। जैसे देखा होगा कि CH3 COOC2H5 प्लस H2O है ना, इसमें पहले हम H2SO4 डालते हैं, वे जो है रिएक्शन ये चलती है COOH प्लस C2H5OH। तो यहां एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिससे pH घटना शुरू होगा, अम्लीयता बढ़ने लगेगी। मतलब अभिक्रिया में आप देखोगे कि अभिक्रिया में जैसे जैसे T बढ़ता है वैसे वैसे एसिटिक एसिड बढ़ना शुरू कर देगा। तो यहां पर pH जो है डिक्रीज होना शुरू करेगा, तो यहां पर वेग जो है बच्चों बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित है तो ध्यान रखें उस अम्ल अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे माध्यम की अम्लीयता बढ़ाओगे बढ़ेगा। एसिटिक एसिड एथाइल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन में अभिक्रिया वेग खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ देर में। कारण है एसिटिक एसिड बनना, जिससे माध्यम की अम्लीयता बढ़ती है, पीएच घटता है और वेग बढ़ता है। और अगर यहां पर लिखा है क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, तो ये समानुपाती है माध्यम की क्षारीयता। जितना ज्यादा माध्यम की क्षारीयता मतलब पीएच, उतना ही ज्यादा वेग होगा। जैसे आप देखोगे CH3 COOC2H5 प्लस NaOH, तो यहां बनेगा CH3 COOH और प्लस C2H5OH, सॉरी यहां पर हो जाएगा CH3 COONA प्लस C2H5OH। तो जो वेग होता है ना, आपने देखा होगा ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में आती है, जबकि ऊपर वाली अभिक्रिया प्रथम कोटि में आती है। तो यहाँ NaOH की सांद्रता पर भी वेग निर्भर करता है, जैसे जैसे NaOH बढ़ाओगे वेग और बढ़ेगा। जबकि यहां पर आप H2O कितना भी बढ़ा दें घटा दें, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से ये क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया का, तो क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का जो वेग है वो माध्यम की क्षारीयता बढ़ाने से बढ़ेगा, इनका अम्लीयता। और एक और होता है पृष्ठ क्षेत्र, ठीक है, एक कारक और है। तो देखो बच्चों, जो पृष्ठीय रिएक्शन है, पृष्ठीय अभिक्रियाएं, ठीक है, समानुपाती होती हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब है कि जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और यही कारण है कि आप देखोगे उत्प्रेरक जो होते हैं ना, है ना, उत्प्रेरक का सूक्ष्म कणित, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म कणित रूप अधिक प्रभावी होता है।
आपने लिखा होगा जिंक डस्ट, निकल डस्ट। रीजन क्यों है डस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे प्रेरक के, उतना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा और अभिक्रिया उतनी ही तेजी से चलने लगेगी। हाइड्रोजनेशन में आप, तो हाइड्रोजनेशन में अगर हमें रेट बढ़ाना है तो हम निकल का डस्ट या प्लेटिनम का डस्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वो देखोगे तो रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से ये थे कुछ कारक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो हमने ये आज डिस्कस किया। अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक लेंगे उसमें हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है उन रिएक्शन का ऑर्डर और कोटि जो है, ऑर्डर और आणविकता और कोटि कैसे निर्धारित करते हैं, इसको डिस्कस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।